आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ओ हेनरी की लिखी कहानी जीवन चक्र, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जस्टिस ऑफ द पीस बेनाजा वाइडअप अपने दफ्तर के दरवाजे में बैठे हुए पाइप पी रहे थे। जेनिथ से आधे रास्ते पर ही कम्बरलैंड की पहाड़ियां दोपहर के कुहासे में नीली और भूरी दिखाई दे रही थीं। एक चितकबरी मुर्गी बस्ती की मुख्य सड़क पर बेकार चू चू करती अकड़कर चल रही थी। सड़क पर चरमराते धुरे की एक आवाज सुनाई दी, फिर धूल का बादल, और तब रेंसी बिलर्बो तथा उसकी पत्नी को लिए हुए एक बैलगाड़ी आई। जेपी के दरवाजे पर बैलगाड़ी रुकी और वे दोनों उतरे। रेंसी 6 फुट लंबा, पीले भूरे रंग का दुबला पतला आदमी था, जिसके बाल सुनहरे थे। पहाड़ों से निश्चलता उसने कवच की तरह धारण कर रखी थी। औरत जहां तहां नस्वार के दाग पड़ा, बिना छपा हुआ सफेद कपड़ा पहने, फंसी हुई सी और अपनी अनजान इच्छाओं के भार से थकी हुई लगती थी। उसमें से अपने नुकसान से बेखबर किसी छले गए यौवन की हल्की सी फरियाद चमक रही थी। मर्यादा का पालन करने के लिए जेपी साहब ने जूते पहन लिए और उन्हें अंदर आने दिया। देवदार के झुरमुट में से निकलने वाली हवा के स्वरों में महिला ने कहा, हम दोनों तलाक चाहते हैं। उसने रेंसी की तरफ देखा, मानो उससे पूछ रही हो कि उसकी बात में कोई कमी, अस्पष्टता, दुराव, एकांगीपन या पक्षपात तो नहीं है। रेंसी ने स्वीकारोक्ति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, तलाक। अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। जब एक आदमी और एक औरत एक दूसरे का ध्यान रखते हों तो इन पहाड़ों में जीवन काफी आकर्षक लगता है, पर जब कोई औरत जंगली बिल्ली की तरह गुर्राती और उल्लू की तरह धिक धिक करती हो तो उसके साथ रहना आदमी के वश का रोग नहीं। बिना किसी नाराजगी के औरत ने कहा, जब वो बेकार का कीड़ा हो, दारू बनाने वाले निकम्मों के साथ घूमता हो, जौ की शराब पीकर दिन भर पड़ा रहता हो और भूखे शिकारी कुत्तों को पालकर उनके गिरोह से लोगों को तंग करता हो। रेंसी का जवाब आया, जब वो बार बार देगचियां फेंकती हो और उबलता पानी कम्बरलैंड के सर्वश्रेष्ठ कुत्तों पर डाल देती हो, जब वो आदमी के खाने योग्य भोजन भी नहीं पका सकती हो और उसे बिना किसी कसूर के अभियोग लगाती हुई रात भर सोने नहीं देती हो, जब वो पैसे मांगने वालों से हमेशा झगड़ा करता हो और सारे पहाड़ी इलाके में नालायक आदमी होने की बदनामी अर्जित करता हो, तो रात भर कैसे सो सकता है। जेपी साहब अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए सक्रिय हो गए। उन्होंने अपनी कुर्सी और एक स्टूल प्रार्थियों के लिए रखी। उन्होंने कानून की पुस्तक टेबल पर रखी और उसकी तालिका की छानबीन की। उन्होंने अपने चश्मे को पोंछा और स्याही की दवात को दूर हटाया। वे बोले, जहां तक इस न्यायालय के अधिकारों का संबंध है, कानून की धाराएं तलाक जैसे विषय पर मौन है, परंतु समानता, वैधानिकता और चिरंतन नियमों के अनुसार जिस काम से परस्पर समाधान न हो वो अच्छा सौदा नहीं है। अगर एक जस्टिस ऑफ द पीस दो प्राणियों को विवाह बंधन में बांध सकता है तो वो उन्हें तलाक दिलवाने का भी हक रखता है। ये न्यायालय तलाक का आदेश देगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे मंजूर करने के निर्णय का पालन करेगा। रेंसी बिलर्बो ने अपने पेंट की जेब में से एक तंबाकू की थैली निकाली। उसमें से $5 का नोट निकालकर उसने टेबल पर रख दिया। उसने कहा, इसके लिए मैंने लोमड़ी के फर और मृगछाला बेची है, यही हमारी सारी पूंजी है। न्यायाधीश ने कहा, इस न्यायालय में तलाक की सामान्य फीस $5 है। उन्होंने
अनासक्ति का ढोंग करते हुए वो नोट हाथ से बुने हुए कपड़े से अपने कोट की जेब में ठूंस लिया। लंबे कागज के आधे भाग पर अत्यंत शारीरिक और मानसिक श्रम के बाद उन्होंने आदेश लिखा और बाकी के आधे भाग पर उसकी नकल की। रैंसी बिलर्वो और उसकी पत्नी ने उस इकरारनामे की इबारत सुनी जो उन्हें एक दूसरे से मुक्त करने वाला था। हर खास व आम को इत्तला की जाती है कि रैंसी बिलर्वो और उसकी पत्नी अरीला बिलर्वो आज की तारीख मेरे सामने हाजिर हुए और अपने ठीक होश हवास में प्रतिज्ञा की कि आज से वे एक दूसरे को न प्यार करेंगे न इज्जत देंगे, न भले के लिए न बुरे के लिए, एक दूसरे का कहना नहीं मानेंगे और राज्य की शांति और महत्ता के अनुसार तलाक के आदेश का पालन करेंगे। इसमें चूक नहीं होगी। भगवान उनकी मदद करे। टेनेसी राज्य के अंतर्गत पीडमांड गांव का जस्टिस ऑफ द पीस बेनाजा वाइडअप। न्यायाधीश ये इकरारनामा रैंसी के हाथ में देने ही वाले थे कि अरीला की आवाज ने उन्हें इस काम से रोक दिया। दोनों आदमी उसकी ओर देखने लगे। उनकी नीरस मर्दानगी को एक औरत की अचानक और अप्रत्याशित बात का सामना करना पड़ा। जज साहब, इस आदमी को अभी ये कागज मत देना। अभी सब कुछ तय नहीं हो गया है। अपनी बीवी के पास एक कौड़ी भी नहीं छोड़कर उसे तलाक दे देने का ये कौन सा तरीका है? मैं हॉगबैक पहाड़ी पर अपने भाई एड के घर जाने का विचार करती हूं। मुझे एक जोड़ी जूते, नस्वार और कुछ दूसरी चीजें भी चाहिए। अगर रैंसी तलाक देने की ताकत रखता है तो उसे मेरे भरण पोषण के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। रैंसी बिलर्वो हक्का बक्का रह गया। भरण पोषण की रकम के बारे में पहले कभी चर्चा भी नहीं हुई थी। औरतें हमेशा अप्रत्याशित और घबरा देने वाले मसले खड़े कर देती हैं। न्यायाधीश बेनाजा वाइडअप को लगा कि ये प्रश्न कानून द्वारा ध्यान देने योग्य है। अधिकार के नियम भी भरण पोषण की रकम पर चुप हैं। लेकिन औरत के पैर नंगे थे और हॉगबैक पहाड़ी की पगडंडी ढलाऊ और पथरीली थी। उन्होंने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, अलीरा बिलर्वो, तुम भरण पोषण के लिए इसके सामने रखे गए मामले में कितना रुपया बाजबी और काफी समझती हो? उसने जवाब दिया, मेरे जूतों और दूसरी चीजों के लिए $5 तो चाहिए ही। भरण पोषण के लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं है, पर इससे मैं अपने भाई एड के घर पहुंच जाऊंगी। न्यायाधीश ने कहा, रकम तो अनुचित नहीं है। रैंसी बिलर्वो, तलाक स्वीकार करने के पहले प्रार्थी को $5 देने के लिए तुम्हें न्यायालय आदेश देता है। भारी सांस लेते हुए रैंसी बोला, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। जो कुछ थे वे मैंने दे दिए। अपने चश्मे के ऊपर से कठोर दृष्टि डालते हुए न्यायाधीश बोले, वरना तुम पर न्यायालय की मानहानि का अभियोग लगाया जाएगा। पति ने समझाते हुए कहा, अगर आप मुझे कल तक का समय दे सकें तो मैं किसी तरह मांग कर या छीन कर इतना पैसा ला दूंगा। मुझे ये रकम देने का पता तक नहीं था। बेनाजा वाइडअप ने कहा, कल तक के लिए मामला मुलतवी। कल फिर तुम दोनों आकर न्यायालय का आदेश स्वीकार करोगे। इसके बाद तलाक का फैसला दिया जाएगा। न्यायाधीश दरवाजे में आकर फिर बैठ गए और अपने जूतों के बंध ढीले करने लगे। रैंसी ने तय किया, हमें जिया चाचा के यहां चलकर रात बितानी चाहिए। गाड़ी के एक ओर से वो चढ़ा और दूसरी ओर से अरीला। अपनी लगाम के खिंचाव का कहना मानकर वो लाल बैल पगडंडी पर आ गया और गाड़ी के पहियों की चरमराहट के बीच धीरे धीरे सरकने लगा। जस्टिस ऑफ द पीस बेनाजा वाइडअप अपना चुरुट पीने लगे। दोपहर बीत जाने पर उनका साप्ताहिक पत्र आ गया और वे उसे संध्या तक, जबकि अक्षर धुंधले दिखाई पड़ने लगे, पढ़ते रहे। तब उन्होंने चर्बी की बनी हुई मोमबत्ती जलाकर टेबल पर रख दी और चांद उगने तक पढ़ते रहे, जिससे भोजन करने का समय हो जाए। चिनार के वृक्षों की कतार के पास वाली ढलाऊ जमीन में वे 1-2 कमरों वाले लकड़ी के मकान में रहते थे। खाना खाने के लिए घर जाते समय वे लॉरेल की झाड़ियों के पास से गुजरे। लॉरेल से एक आदमी की काली मूर्ति निकली और उनके सीने पर बंदूक तानकर खड़ी हो गई। उसके माथे का टोप नीचे खिंचा हुआ था और उसका बाकी का चेहरा किसी चीज से ढका था। उस मूर्ति ने कहा, चुपचाप अपने पैसे मेरे हवाले करो। मैं घबरा रहा हूं और मेरी उंगली बंदूक के घोड़े पर घूम रही है। अपने कोट की जेब से नोट निकालते हुए न्यायाधीश साहब ने कहा, मेरे पास तो सिर्फ $5 ही हैं। हुक्म हुआ, इसको समेटकर बंदूक की नली में खोंस दो। नोट नया और करारा था। वे उंगलियां भी, जो बेडौल थीं और कांप रही थीं,
उसे मोड़ने में और बंदूक की नाली में डालने में अधिक कठिनाई नहीं महसूस कर रही थीं। डाकू ने कहा, अब सीधे घर चले जाओ। न्यायाधीश भी रास्ते में कहीं नहीं रुके। दूसरे दिन वही लाल बैल न्यायालय के दरवाजे के सामने गाड़ी खींच लाया। इस बार वाइडअप साहब जूते पहने हुए थे, क्योंकि वे उनके आने की राह देख रहे थे। उनकी उपस्थिति में रेंसी बिलर्बो ने $5 का नोट अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। न्यायाधीश की नजरों ने गौर से उसे देखा। वो वैसा ही समेटा हुआ लगता था जैसे किसी ने बंदूक की नली में खोंसने के लिए मोड़ा हो। ये माना कि दूसरे नोट भी उसी तरह मोड़े जा सकते हैं। उन्होंने दोनों को तलाक के आज्ञापत्र सौंप दिए। दोनों कुछ देर तक अपनी स्वतंत्रता के परवानों को मोड़ते हुए अजीब खामोशी में खड़े रहे। महिला ने विवश होकर लजाते हुए रेंसी की ओर देखा। वो बोली, मेरे ख्याल से तुम इस बैलगाड़ी द्वारा वापस घर जा रहे हो। तावदान पर डिब्बे में रोटी रखी है। मैंने भुना हुआ मांस तपेली में ढक रखा है, जिससे कुत्ते उसे न पा सके। रात में घड़ी को चाबी देना मत भूलना। रेंसी ने लापरवाही दिखाते हुए कहा, तुम तो अपने भाई एड के यहां जा रही हो ना? मेरा अंदाज है कि रात होने से पहले ही मैं वहां पहुंच जाऊंगी। मैं नहीं समझती कि वहां मेरा स्वागत करके वे खुश होंगे, पर मेरे लिए जाने की दूसरी जगह ही कहाँ है? रास्ता बड़ा खराब है और अब मुझे चल देना ही चाहिए। रेंसी, अगर तुम मुझे विदा देने की परवाह करो तो मैं भी तुम्हें अलविदा कह दूं। रेंसी ने किसी शहीद के स्वरों में कहा, मैंने तो अभी तक ऐसा एक भी नरपशु नहीं देखा जो जाने वाले को अलविदा न कहे। लेकिन अगर तुम बिना सुने ही जाने के लिए आतुर हो तो मैं नहीं जानता। अरीला चुप रही। उसने अपने $5 का नोट और तलाक का अनुमति पत्र मोड़कर अपने ब्लाउज में खोंस लिया। वाइड अपने चश्मे के पीछे गीली आंखों से उस धन को जाते हुए देखा और तभी अपने अगले शब्दों से ही अपनी विचारधारा के अनुसार उन्होंने सहानुभूति प्रकट करने वाले संसार के अनेक व्यक्तियों की बड़ी भीड़ में या महान उद्योगपतियों की छोटी भीड़ में स्थान प्राप्त कर लिया। अरीला बोली, रेंसी, आज रात को पुराने कमरे में तुम्हें अकेलापन तो महसूस होगा। रेंसी बिलर्बो धूप के कारण साफ नीले कम्बरलैंड की ओर देखता रहा। उसने अरीला की ओर नहीं देखा। उसने कहा, मैं मानता हूं वहां बड़ा सूना सूना सा होगा, पर जब लोग पागल हो जाएं और तलाक लेना चाहें तो उन्हें कौन रोक सकता है? लकड़ी की स्टूल को सुनाती हुई अरीला बोली, जब कोई किसी को अपने घर में रहने देना ही नहीं चाहे तो तलाक ही मांगना पड़े। किसने रहने से मना किया? तो किसी ने रहने के लिए भी नहीं कहा। मेरे विचार से अब एड के घर जाने के लिए रवाना हो जाना चाहिए। उस पुरानी घड़ी को कोई चाबी नहीं लगाएगा? क्या तुम्हारी मर्जी है कि मैं गाड़ी में साथ चलकर तुम्हारे लिए उसको चाबी लगाऊं? उस पहाड़ी आदमी की नीरवता उसके उद्वेग को छिपा रही थी, पर उसने अपना बड़ा सा हाथ आगे करके अरीला के पतले गोरे हाथ को पकड़ लिया। महिला की पवित्र आत्मा की आभा उसके सूने चेहरे पर चमक उठी। रेंसी बोला, वे शिकारी कुत्ते अब तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। मैं महसूस करता हूं कि वो मेरी ज्यादती थी। अरीला, तुम उस घड़ी की चाबी लगा दो। वो फुसफुसाई, रेंसी, उस कमरे में तुम्हारे साथ मेरे हृदय की धड़कन गूंजती है। अब मैं कभी पागलपन नहीं करूंगी। अब हमें चलना चाहिए रेंसी, ताकि सूरज डूबने तक घर पहुंच जाएं। न्यायाधीश की उपस्थिति से बेखबर ज्यों ही वे दोनों दरवाजे की ओर बढ़े कि बेनाजा वाइडअप ने उन्हें बीच ही में रोक दिया। वे बोले, टेनेसी राज्य की सत्ता के नाम पर मैं तुम्हें विधान और न्याय का उल्लंघन करने से रोकता हूं। ये न्यायालय दो प्रेमी हृदयों से गलतफहमी और शोभ के बादल हटते हुए देखकर बहुत खुश और राजी है, लेकिन न्यायालय को राज्य की नैतिकता और महत्ता की रक्षा करने का कर्तव्य पालन करना पड़ता है। ये न्यायालय तुम्हें इस बात की याद दिलाता है कि तुम दोनों अब पति और पत्नी नहीं हो, बल्कि नियमानुसार तलाक ले चुके हो। इसलिए तुम दोनों को विवाहित व्यक्तियों की सुविधाएं और फायदे नहीं मिल सकते। अरीला ने रेंसी की बाह पकड़ ली। क्या इन शब्दों का मतलब ये है कि मैं उसे उस समय खो दूं जब हम जीवन का पहला सबक अभी अभी पढ़ चुके हैं? न्यायाधीश कहते रहे, परंतु न्यायालय तलाक द्वारा निर्धारित बंधन हटाने के लिए भी तैयार है। विवाह की पवित्र रस्म अदा करने के लिए, समझौता करने के लिए और अपनी इच्छानुसार विवाहित जीवन का आनंद उपभोग कराने में उनकी सहायता करने के लिए न्यायालय यहीं पर तैयार है।
ये रस्म पूरी करने का शुल्क इस दशा में $5 होगा। अरीला ने न्यायाधीश के शब्दों से निकलने वाली विश्वास की किरण छू ली। शीघ्रता से उसका हाथ अपनी छाती की ओर गया। उन्मुक्त कबूतर की तरह वो नोट न्यायाधीश की टेबल पर उड़ाया। उसके गोरे गाल लाल हो गए और वो रेंसी के हाथों में हाथ डाले उन्हें गठबंधन में बांधने वाले शब्दों को सुनती रही। रेंसी उसे बैलगाड़ी तक लाया और उसके साथ साथ गाड़ी में बैठा। वो लाल बैल एक बार और घूमा और वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे पहाड़ों की ओर चल पड़े। जस्टिस ऑफ द पीस बेनाजा वाइडअप फिर दरवाजे में आ बैठे और उन्होंने अपने जूते खोले। एक बार फिर उन्होंने अपने कोट की जेब में पड़े उस नोट को सहलाया। एक बार फिर उन्होंने अपना चुरुट सुलगाया। एक बार फिर वो चितकबरी मुर्गी बेकार चूचू करती हुई बस्ती की मुख्य सड़क पर अकड़कर चल पड़ी। अभी आप सुन रहे थे ओ हेनरी की लिखी कहानी जीवन चक्र, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।